हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि G4 क्या है, G6 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है, G10 क्या है, G11 क्या है, D10 क्या है और G20 क्या है। ये चीज समझने से पहले हम एक बार कॉन्टिनेंट को दोबारा से रिवाइज करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने एक बार कॉन्टिनेंट को आपको रिवाइज किया था और कॉन्टिनेंट रिवाइज करने की जरूरत इसलिए पड़ी अभी कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जंप करने की हमें जरूरत पड़ रही है और फील लेने के लिए हम ये कॉन्टिनेंट याद कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो एक जियोग्राफी का टॉपिक भी हमें याद हो रहा है, पर यहां पर इस चीज का मकसद फील और लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहे ये है। तो 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, न्यू जीलैंडिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ओशिनिया बोल रहे हैं हम, समझ रहे हैं ओशिनिया। इसे अब दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है पर हम ओशिनिया ही याद कराते हैं। ओशिनिया सबसे बड़ा एशिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, न्यू जीलैंडिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ओशिनिया, ओशिनिया, न्यू जीलैंडिया, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा भी नाम है, ये आपको होमवर्क है कि इसे दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो ओशिनिया हम बात कर रहे हैं 1950 की या कहें 1950 की बात कर रहे हैं। ओशिनिया अभी भी हम ओशिनिया ही याद कराते हैं। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ओशिनिया, सफेद चादर का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, सबसे छोटा ओशिनिया, सबसे बड़ा एशिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एक बार मेरे साथ बोलिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। दोबारा से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। आज हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? G4 के बारे में, G6, G7, G8, G10, G11, D10 और G20 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं G4 के बारे में। G4 एक ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जिनका मकसद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट लेना है। अब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये हम आप जो नेक्स्ट वीडियो जो यूएनओ की होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है, G4 का मकसद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट। G4 की फॉर्मेशन 2005 के अंदर हुई थी, मकसद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कंट्रीज हैं जिन्हें परमानेंट सीट मिली हुई है वो कौन कौन सी हैं, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वैसे इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया।
और कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यहां से यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। अब जो कंट्री हैं जो चाहती हैं कि हमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिले, वो कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया, इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इंडिया, छोटू सा जापान, ब्राजील और जर्मनी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 कंट्री हैं जिन्हें परमानेंट सीट मिली हुई है, उनका नाम यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। जो कंट्री चाहती हैं उन्हें भी यूएन सिक्योरिटी के अंदर परमानेंट सीट मिले, वो कौन कौन सी? इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने कंट्रीज को परमानेंट सीट मिली हुई है? 5। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। कॉन्टिनेंट कितने? कॉन्टिनेंट 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। वो 5 कौन कौन सी कंट्री हैं जिन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिली हुई है? यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि उन्हें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट मिले? इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। अब समझते हैं कि G6 क्या है। G6 ऐसे नेशंस का एक ग्रुप है जिनकी इंडस्ट्रियल पावर हाई और इकोनॉमी एडवांस। कैसे नेशंस का ग्रुप है? जिनकी इंडस्ट्रियल पावर हाई और इकोनॉमी एडवांस। G6 के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं? उनकी इंडस्ट्रियल पावर हाई और इकोनॉमी एडवांस। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं मैं आपको याद कराता हूं एक बार। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। पर अभी इन 3 की जरूरत पड़ेगी, वैसे हम बना दे रहे हैं यहां पर। यहां से यूएसए, यूके, यहां से 4 कंट्री वो हरदम आएंगी। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली और यहां से जापान। क्या क्या फीचर्स हैं इनके? इनकी इंडस्ट्रियल पावर हाई, इकोनॉमी एडवांस। नेशंस यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इनके क्या क्या फीचर्स हैं? इंडस्ट्रियल पावर हाई, इकोनॉमी एडवांस। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यहां से जापान। जहां यूएसए वहां जापान, जहां जापान वहां यूएसए। इनके फीचर्स, पहला हाई इंडस्ट्रियल पावर और इकोनॉमी
एडवांस। इनके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं वो एक बार और लिख देते हैं यहां पर। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और जो G6 है ना, उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1975 के अंदर। और अब G6 क्या है? G6, अब G7 क्या है? G6 के अंदर कनाडा को ऐड कर लिया गया, वही G6 1975 के अंदर प्लस कनाडा, इसके अंदर नेशंस यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। G7 की फॉर्मेशन 1975 के बाद अगले ही ईयर कनाडा को ऐड कर लिया गया G6 के अंदर, उसका नाम G7 रख दिया गया 1976 के अंदर। G6 प्लस कनाडा G7 और G7 प्लस रसिया G8 1998 के अंदर। G6 प्लस कनाडा G7 कब? 1976 के अंदर। G7 प्लस रसिया G8 कब? 1998 के अंदर। अब फिर से रसिया को निकाल दिया गया और G8 वापस से G7 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? रसिया को G8 में से क्यों निकाला गया और किसने निकाला? यूरोप की कंट्रीज का कहना था कि रसिया ने, 3 रीजन हम बताएंगे आपको। मेन रीजन फर्स्ट, यूरोप की कंट्रीज का कहना था कि हम G8 के अंदर रसिया को नहीं रखेंगे। उसके पीछे कारण है, रसिया ने यूक्रेन का क्रीमिया छीन लिया या उस पर कब्जा कर लिया, और रसिया हमारे ऊपर साइबर क्राइम करता है। थर्ड, रसिया की खुफिया एजेंसीज हमारी कंट्रीज के अंदर एक्टिव है। खुफिया एजेंसी एक्टिव। रसिया को G8 में से निकाल दिया गया। किन्होंने निकाला? यूरोप की कंट्रीज ने। उनका कहना था कि इन्होंने यूक्रेन का क्रीमिया हड़प दिया, साइबर क्राइम करता हमारे ऊपर, खुफिया एजेंसी हमारी कंट्री के अंदर एक्टिव है। G6 1975 के अंदर G6 की फॉर्मेशन हुई, जिसके अंदर कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। G6 प्लस कनाडा G7 कब? 1976 के अंदर। जो अगली इनकी बैठक हुई थी उसके अंदर कनाडा को इसके अंदर ऐड कर लिया गया। और G7 प्लस रसिया G8 1998 के अंदर, और G8 में से रसिया को निकाल दिया गया है और G7 वापिस से। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। G6 G7 कनाडा, G8 रसिया, और G8 में से रसिया को निकाल दिया गया, वापिस से G7 बन गया है। अब G10 क्या है और G11 क्या है ये समझते हैं भाई।
यूएसए की तरफ से ये कहना था कि अब G7 को एक्सपेंड करना चाहिए, और उन्होंने 4 कंट्री का नाम लिया। वो कौन कौन से कंट्रीज थे वो हम बता देते हैं एक बार। यूएसए का कहना था कि अब G7 को एक्सपेंड करना चाहिए, और उन्होंने 4 कंट्रीज का नाम लिया। और कंट्रीज थी, पहली इंडिया, सेकंड साउथ कोरिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ रसिया। G7 प्लस ये 4 कंट्रीज इज इक्वल टू G11, पर यूरोपियन कंट्रीज रसिया को इसके अंदर आने नहीं देगी, तो ये कहलाएगा G10। G7 प्लस इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, G10। अब D10 क्या है? जो ये कंट्री है ना, यही सेम कंट्रीज D10 के अंदर है। ब्रिटेन की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया कि भाई जो G10 का ही एक दूसरा नाम रखा जाए, जो कि ये D10। जब इसकी बैठक होगी उसके अंदर चर्चा होगी कि हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे ऊपर उठे। और जब D10 की बैठक होगी उसके अंदर देखेंगे कि चाइना को कैसे नीचे गिराया जाए। ये स्टेप करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चाइना अपनी मोनोपोली चला रहा था 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। कोई आपसे पूछे कि D10 के बारे में, तो आपको क्या बताना हो हम बता देते हैं। वैसे तो आपने कहना है कि G10, G7 प्लस इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ने प्रपोजल रखा क्योंकि वो ब्रिटेन चाहता था कि हम चाइना की मोनोपोली को कम करें, किसके ऊपर? 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एक बार हम वो स्टैंडर्ड लाइन आपको बता देते हैं जिसको आपको लिख के आना है, और कोई आपसे पूछे तो आपको वही बता दें। D10 क्या है? ब्रिटेन प्रपोज ए न्यू अलायंस of 10 democratic country including India, South Korea, Australia and G7 nations to break the monopoly of China on 5G technology. Britain proposed a new alliance of 10 democratic countries including India, South Korea, Australia and G7 nation to break China monopoly on 5G technology. जो G10 के अंदर कंट्रीज आते हैं, ये नोट कर लिया ये लाइन। आपको कोई भी पूछे D10 के बारे में, पहले तो आपने उसे हिंदी में समझाने की कोशिश करना है, और जैसे ही आप उसे समझा दे ये लाइन, आप उसको चिपका देनी है। ब्रिटेन प्रपोज ए न्यू अलायंस ऑफ 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड G7 नेशन टू ब्रेक चाइना मोनोपोली ऑन 5G टेक्नोलॉजी। G10 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया। यूएसए, G10 की बात कर रहे हैं हम। यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। देन इंडिया,
इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, G7 प्लस 3 नेशंस, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। G7 के अंदर, G7 के अंदर ये ऊपर वाले कंट्रीज, ये G6 यहां पर कनाडा हो रहेगा भाई, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान प्लस कनाडा, G6 प्लस कनाडा, G7 प्लस 3 नेशंस, D10 या कहें G10। ओके, अब G20 क्या है ये समझ लेते हैं। G20 के अंदर बस आपको 3 चीजें ही याद रखनी है। कौन कौन सी है 3 चीजें हम बता देते हैं आपको। अभी तक हमने G4 कर लिया, G4 कर लिया, G6, G7, G8, G10, G11, D10 और अभी करने वाले हैं G20। G20 के अंदर बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली, कब स्टार्ट हुआ G20? 1999 के अंदर। इसके अंदर कितनी कंट्री? इसके अंदर 19 तो कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन। थर्ड चीज, आप जिस ईयर एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, जिस ईयर आप एग्जाम को देने वाले हैं, उस ईयर इसकी बैठक की थीम या क्या क्या मेन बातें हैं, या जो उसकी पहली बैठक हुई थी उसके अंदर क्या थीम थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, वो चीज आपको देखनी है। G4 की फॉर्मेशन 2005 के अंदर, G6 की 1975 के अंदर, G7 की 1976 के अंदर, अगली समिति के अंदर कनाडा को ऐड कर लिया गया था। G8 1998 के अंदर, G8 में से रशिया को वापस निकाल दिया गया और G7 कर दिया गया। G7 को एक्सपेंड करने का प्रपोजल यूएसए की तरफ से रखा गया था। G7 प्लस इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू G10 और रशिया को ऐड कर लिया जाए तो G11। पर रशिया को ऐड होने नहीं देंगे यूरोपियन कंट्रीज। रीजन उनका कहना है कि रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया हड़प लिया, साइबर क्राइम करता है, खुफिया एजेंसी हमारे देश के अंदर एक्टिव है, हम रशिया को इसके अंदर ऐड नहीं होने देंगे। और ब्रिटेन ने प्रपोजल रखा D10 का, जिसका मकसद चाइना की मोनोपोली को कम करना है। किसके ऊपर? 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अंदर बस इतना ही। एक अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए लगाया, इसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।